हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएस की पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं। ठीक, और आज का जो है हमारे पास में वो है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर में इस चैप्टर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ठीक, और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा हिमांक का अवनमन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम ध्यान रखो, हिमांक का अवनमन। हम लोग पढ़ रहे थे अणुसंघ गुणधर्म और हमने दो अणुसंघ गुणधर्म को अच्छे तरीके से सीख लिया था। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। ठीक है ना, चलिए बिना समय को बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं और जरा ध्यान से देखिए। ठीक, हमने पढ़ना क्या है, पहले चीज तो ये समझ लो। तो हमें जो सीखना है वो क्या है हमारा, तो हिमांक का अवनमन। ठीक है ना, हिमांक का अवनमन। क्लियर। अब पहले तो मतलब समझ लो कि इनका क्या मतलब है। तो जो हिमांक दिख रहा है ना आपको, तो हिमांक का मतलब, ऐसे मोटी मोटी बातों को ध्यान रखो। ठीक, तो हिमांक का मतलब होता है किसी चीज का जमना। ठीक है ना, और अवनमन का मतलब सबको पता है, मैं पिछले कई बार बता भी चुका हूं। तो अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। तो जमने में जो कमी है ना उसको बताना पड़ेगा। फिलहाल इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज है, तो सबसे पहली चीज है वो क्या है, हिमांक। ठीक है ना, तो हिमांक का अवनमन समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, हिमांक समझना पड़ेगा। ठीक, ये हिमांक होता क्या है। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है, ध्यान दीजिएगा और आसानी से सीखने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बोला आपसे, जरा ध्यान देना। तो हमने आपसे कह दिया क्या, कि जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाना चाहिए किसके, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक, ये कंडीशन जब बन जाएगी तब आप समझ जाइएगा, तुरंत समझ जाइएगा साथियों कि क्या होने वाला है, कि हिमांक बनने वाला है। ठीक है ना, इस कंडीशन को आप बस समझ लीजिए ध्यान से। अगर ये कंडीशन आपको पल्ले पड़ गई तो समझ लो फिर हिमांक आपको पल्ले पड़ जाएगा। मेरा मतलब समझो कहने का क्या है, कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर होना चाहिए किसके, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। ये क्या मतलब होगी कहानी, तो कुछ नहीं है, आप क्या करते हैं, किसी चीज को ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर ही तो कोई चीज जमेगी। बात को समझो, जैसे मान लो पानी लिया आपने, तो पानी को जब आप धीरे धीरे ठंडा करते जाते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं, और जब वो लगभग 0 के आसपास पहुंच जाता है तो उस समय वो क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। बात इतनी तो है, पहले कहानी को समझो। हमने आपको कुछ पैरामीटर बताए थे पिछले लेक्चर में, जिसने देखा है उसको अच्छी तरीके से ये कहानी पता होगी। हमने आपको ऐसे 3 से 4 लाइनें हमने बोली थी आपसे। ठीक है, 2 और ये एक तीसरी लाइन और लिख लो। ठीक, और ये एक चौथी लाइन होगी मान लो। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमने जो बताया था ना, ये जो लाइन है कि यहाँ पर कोई भी द्रव आसानी से क्या करने लगता है, आकर के उबलने लगता है आकर के। ठीक, क्यों उबलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो वायुमंडलीय दाब है, क्या आ जाएगा, वायुमंडलीय दाब। ठीक, दूसरी चीज हमने कहा था, फिर इसको, इस वाली लाइन को क्या नाम देना है, तो इस वाली लाइन का नाम था विलायक। ठीक, और फिर हमने कहा था इस वाली लाइन को क्या नाम देना है, तो इस वाली लाइन का नाम क्या था, विलयन। ओके, अब लास्ट वाली जो लाइन थी, इस जगह पर कोई भी चीज आकर के क्या करने लगेगी, जमने लगेगी आकर के। ठीक, यहीं पे हिमांक देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है कि नहीं है, तो उबलने की कहानी थी ऊपर। अब हमें क्या करना है, जमाना। तो आपने मान लो प्योर पानी लिया, अब प्योर पानी को तुम्हें इतना कम करना, इसका टेम्परेचर देखो, जानती है कि ये जो चीज है ना उसका टेम्परेचर आपको कम करते जाना, और कम करना है, इतना कम करना है कि वो यहां तक आ जाए। यहां तक आने का मतलब है कि जब कोई चीज जमेगी ना तो वो किस अवस्था में हो जाएगी, ठोस अवस्था में हो जाएगी। ठीक, बस इतनी ही तो कहानी है। तो मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने क्या लिखा, द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर होना चाहिए ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। यानी जब आप यहां से द्रव को ठंडा करना शुरू करेंगे, तो जो द्रव का वाष्प दाब है, जिस अवस्था में द्रव का जो वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर पहुंच जाएगा, उस समय वो द्रव जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, जैसे पानी को आपने शुरू करा तो वो जमता चला, मतलब ठंडा करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। ठीक, तो जो पानी का वाष्प दाब था वो बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो गया। ठीक, अब किस टेम्परेचर पर हुआ, तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कहानी बन जाती है। बात समझ में आ रहा, तो ये ध्यान में रखिएगा साथियों आप अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं आगे। आज थोड़े कीड़े बहुत आ रखे हैं ना, ये समस्या बहुत खड़ी कर रहे हैं फिलहाल। तो अब जरा ध्यान से देखना, क्या कि अगर हम आपसे कहते हैं कि जो विलायक का हिमांक है उसको किससे लिखोगे, तो हमने बताया था विलायक को हमेशा नॉट से लिखा जाता है। ठीक, अब हिमांक का मतलब होता है जमना, मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे एफ, तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक,
अच्छा विलयन का क्या लिखेंगे, तो विलयन के लिए आप लिखेंगे क्या, TSF। तो ये दोनों बातें अच्छी तरीके से याद कर लो कि विलायक का जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा T0F, और विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा TSF हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हिमांक में कमी आई तो आई कैसे, बताओ जरा, सोचो ध्यान से। ठीक, अब जैसे मैंने दो लाइनें दिखा दी, अब दो लाइनों में देखो तो जिसकी लाइन लंबी है ना उसी का तो हिमांक ज्यादा होगा, जिसकी लाइन कम है उसका हिमांक कम हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि जो विलयन का हिमांक है, इसका विलयन का हिमांक है वो क्या है, कम है, और जो विलायक का हिमांक है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक, चलो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में चीजें आपको, चलो ध्यान से देखो। ठीक, तो चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आपने क्या बताया आपसे कि हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का जो अवनमन है वो कैसे समझ में आए, हिमांक का अवनमन। ठीक, तो अवनमन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेशन ही लिख लीजिए पूरी, क्या कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को, जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को, ठीक है ना, तो जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या बोला मैंने कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि जरा एक काम करो, इसका फटाफट फॉर्मूला बना के बता दो हमें, ठीक है, कि हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी आसान सी चीज है, ध्यान से समझना कि हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। चलो देखो ध्यान से, तो हिमांक का अवनमन, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि हिमांक का अवनमन तो लिखना किससे है, तो आप ध्यान रखना लिखेंगे डेल्टा TF। ठीक, बराबर, अभी आपने देखा कि किसका हिमांक ज्यादा था, विलायक का, और विलायक के हिमांक को किससे लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखना T0F। ठीक, और विलयन का हिमांक किससे लिखा जाता है, TSF। ठीक, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, हिमांक के अवनमन का। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो पहले तो हिमांक समझ लो, हिमांक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक, अब हिमांक के अवनमन क्या बोलना है, हिमांक में कमी कैसे आएगी, तो क्या बोलेंगे कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब विलयन के हिमांक में जो कमी आई है ना, उस कमी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, हिमांक का अवनमन कह देते हैं। ठीक, फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस का TSF। क्लियर है। अब देखते हैं फटाफट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट समझो जरा, हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक है ना, ये राउल्ट भाई साहब हमने आपको कई बार बताया कि ये राउल्ट भाई साहब जो है ना, इन्होंने सब जगह जाकर अपनी टांग अड़ाई। तो राउल्ट का नियम, ठीक है ना, चलो देखो अब फटाफट राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, कई बारी पढ़ चुके हो और ये चौथी बारी है, बात को समझो, 3 बार पहले ही सीख चुके राउल्ट का नियम, और आज हम लोग चौथी बार पढ़ने वाले। अगर नहीं याद है इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर अच्छी तरीके से ध्यान से नहीं देखे हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इसको समझते हैं। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी कहानी, आप लिखेंगे क्या कि जो हिमांक का अवनमन है, क्या बोलोगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है ना, विलेय की मोललता के, हिमांक का अवनमन विलेय की मोललता के समानुपाती होता है,
समानुपाती होता है। ठीक, ये है हिमांक का जो अवनमन है वो विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके समानुपाती? विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हिमांक का अवनमन जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? डेल्टा टी एफ। अब ये समानुपाती है किसके? मोललता। मोललता क्या लिखते हो आप? स्मॉल एम से। ठीक, तो ये किसके समानुपाती हो गया? मोललता के। ठीक, अब फटाफट यहाँ से काम करो कि समानुपाती का चिन्ह हटा दो। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह आप हटाएंगे तो क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा। ठीक, उस स्थिरांक को आप लिखेंगे के एफ से। किससे लिखेंगे? के एफ से लिखेंगे। ठीक, और इनटू में अपना क्या लिख दीजिएगा? स्मॉल एम। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि स्मॉल एम का फॉर्मूला बता दो मोललता का, तो मैंने सिखा रखा आपको डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं? 1000 से। ठीक, यही मान उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए तो आप देखेंगे क्या? ठीक है ना, तो अगर यही मान उठा करके आप रखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे क्या? जरा ध्यान से देखिएगा तो लिखा मिलेगा आपको डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000 और बटे में क्या मिलेगा आपको? एम ए, और इंटू में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये इसी फॉर्मूले से ही क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? ठीक, तो ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। फिलहाल अब अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी के एफ, यानी ये के एफ क्या है? तो आप बोलेंगे मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, या कभी कभी इसी को बोल दिया जाता है हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोल देते हैं? हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो ये सब याद कर लो अच्छी तरीके से। हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? मेरे ख्याल से आपको राउल्ट का नियम भी समझ में आ गया होगा कि हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है ना साथियों, आज थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्या है? कीड़े ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे ना, ताकि हमारा समय भी बर्बाद ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में समझा दे रहे, जल्दी जल्दी से नोट करते जाओ और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है ना, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट। ठीक है, अब एक क्या करते हैं? न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कल। ठीक है ना, फटाफट देख लो एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना करा एक वैद्युत अनअपघट्य के एक वैद्युत, ठीक है ना, अनअपघट्य के 1 ग्राम को, ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन को। ठीक है, 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है ना, 50 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला लिख दो C6H6 में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर, ठीक है ना, बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 घोलने पर इसके हिमांक में, इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है ना, ये पूछा गया आपसे कि मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक, चलो फटाफट देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। जल्दी से कोशिश करिएगा समझने की। पहले तो न्यूमेरिकल को पढ़ लो फटाफट। ठीक, न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका जो मैंने सिखाया था आपको ना, उस तरीके पे काम करो फटाफट। मैंने क्या कहा था? जो दिख रहा है उसको लिख दो फटाफट। ठीक, पहले क्या दिखा आपको? 1 ग्राम, तो बराबर करके फटाफट कितना लिख दो? 1 ग्राम। ठीक, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? 50 ग्राम, तो 50 ग्राम लिख दो। अब ये 50 ग्राम जो है ना वो है क्या? तो आपको भी पता अच्छी तरीके से, जो 50 ग्राम है वो क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन का फॉर्मूला लिख दो फटाफट। ठीक है ना, जो दिख रहा है उसे लिख दो, बस यही कहानी ध्यान रखो।
फिर कह रहा है घोलने पर इसके हिमांक में कमी। अब सबको पता है हिमांक में जो कमी है वो कितनी दे रखी है, 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक। फटाफट आ जाओ पीछे से, क्या लिखा है, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों का मतलब होता है केएफ। यानी कि जो अगली वैल्यू आपको दी गई है ना वो किसकी दी गई है, केएफ की। कितना दिया गया है, 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, इतनी बातें हो गई नहीं होगी। अब हम लोग दोबारा देखते हैं, हमने कहा था आपको ग्राम में अगर आपको वैल्यू दिखती है तो जो वैल्यू कम होगी वो डब्ल्यू ए का मान, जो ज्यादा होगी वो डब्ल्यू बी का मान। ठीक, अब इतने हिमांक में कमी, वापस आ जाओ, हिमांक में कमी ही तो क्या कहलाती है, ध्यान से देखो, किसी आवासशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी, हिमांक में कमी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, और हिमांक के अवनमन को लिखा किससे जाता है, तो सबको पता है डेल्टा टी एफ से। ठीक, यानी आने वाली जो वैल्यू है, मतलब ये किसका मान दिया गया आपको, डेल्टा टी एफ का दिया गया है। क्लियर है कि नहीं। अब पूछा किसका गया है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर दो, मतलब आपको जो मान पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, एमए का। बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ तक। ठीक, अब अगर कोई समस्या नहीं है तो फटाफट कोशिश करो इसको लगाने की। देखो फॉर्मूला लिखो पहले, तो फॉर्मूले में मैंने आपसे बता रखा है क्या, जरा एक बार लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला आपसे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या बोला गया था, के एफ इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000 और बटे में एम ए। ठीक है ना, और एम ए के साथ में आपको क्या करना है, डब्ल्यू बी। ये आपको काम दिया गया है। इस काम में आप ध्यान से देखो, पूछा किसका मान गया, एम ए को, तो एम ए को इधर ट्रांसफर कर दो। देखो फटाफट, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, एम ए बराबर, अब सामने क्या बचा, के एफ बचा, तो के एफ का मान रखो फटाफट, कितना दिया गया, 5.12 मल्टीप्लाई कराओ, आगे देखो क्या लिखा है, डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया, एक, कोई खास मतलब नहीं निकलता, गुणा करा दो कितने से, 1000 से, बटे, नीचे आ जाओ, नीचे देखो डेल्टा टी एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया गया, तो 0.40। ठीक, मल्टीप्लाई कराओ, अब देखो नीचे लिखा है डब्ल्यू बी का मान कितना लिखा है, 50 ग्राम, तो यहाँ पे कितना लिख देना, 50। ठीक, अब जरा कैलकुलेशन कर लो फटाफट, कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, बस काटना ही है केवल, ध्यान से देखो। अब अगर मैं कह दूं कि ये वाला 0.2 अंक पर लगा, ये वाला 0.2 अंक पर लगा, तो कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे, कोई समस्या नहीं। अब देखो 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये कट गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है मेरे ख्याल से, कोई समस्या। ठीक, अभी ये काम करो, एम ए बराबर निकाल लो फटाफट, तो ऊपर बचा आपका 512 और मल्टीप्लाई कितना बचा 10, नीचे 5 चौको 20। ठीक, एक काम करो, ये 0 से ये 0 काट दो, कोई समस्या नहीं, 2 बचा, 2 से इसको निपटा दो, तो निपटाया तो क्या मिलेगा, देखो फटाफट, एम ए बराबर 2 से काटो तो 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10 और एक बारी और काट दो, 2 छंग 12। ठीक, ये निकल कर आएगा 256 ग्राम प्रति मोल, ये विलय का मोलर मास हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं साथियों, ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा स्पीड में सिखाया गया है, आप अगर चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, और मुझे पता है मैंने उतनी बेहतर तरीके से आपको आज समझा नहीं पाया जितनी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता था। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, आज बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड में चिपक जाते हैं, इस वजह से जो है ना बोर्ड जो है थोड़ा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा। फिलहाल जितना सिखा दिया है उतने पे काम करो और अच्छे तरीके से मेहनत करना, हर चीज को समझने की कोशिश करना, थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, आज के लिए बहुत है, जय हिंद। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा साथियों। ठीक है ना।